जो तमाम बातें मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उसी के ऊपर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े हुए हैं राजीव जेटली जी, और इसके अलावा कांग्रेस से अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद साय जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अंबिकानंद जी, आपसे शुरुआत करूंगी। किस तरह से आज मन की बात का ये जो कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का, उसे आप देखते हैं और कैसे आंकते हैं? देखिए, आमतौर पे हम पत्रकार लोग राजनीति के नज़रिए से हर चीज़ को देखना पसंद करते हैं, और समाज का एक बड़ा वर्ग भी हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखना पसंद करता है। लेकिन आज की खास बात प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल एक राष्ट्र नायक के रूप में अपॉलिटिकल बातों पे उनका फोकस था। अंतर्राष्ट्रीय बातों पे भी, जैसे थाईलैंड में उन बच्चों का जिक्र किया, और कैसे एक समाज, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो या अभिभावक हो बच्चों के, सब मिलजुल कर एक ही दिशा में कि बच्चों को बचाना है, और सफलतापूर्वक वो चीज़ स्टीली डिटर्मिनेशन के साथ हासिल करते हैं। दूसरा, उन्होंने किसान से जुड़ी हुई बातें कही कि प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, और ये बारिश का मौसम है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, और ये सब हम लोग जो प्रकृति से रोज़ खिलवाड़ करते हैं उसका नतीजा है। कहने का मतलब कि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात अपॉलिटिकल थी, एक राष्ट्र नायक के रूप में थी, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही अच्छा लगा जी। लेकिन कांग्रेस भी क्या इसी बात से इत्तेफाक रखती है? ये भी समझना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अभी कि हम पत्रकार लोग हर चीज में पॉलिटिकल एंगल निकाल ही लेते हैं, तो वो जरूर हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम सुनाते हैं कि टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्मार्ट गांव ऐप की बात की, और इसके अलावा भी चूंकि डिजिटल इंडिया के ऊपर बड़ा जोर रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो टेक्नोलॉजी की बात करना वो नहीं भूलते हैं। आप वो अंश सुनिए मन की बात कार्यक्रम का। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मेरी नजर एक न्यूज पर गई। लिखा था, 2 युवाओं ने किया मोदी का सपना साकार। जब अंदर पढ़ा तो जाना कि कैसे आज हमारे युवा टेक्नोलॉजी का स्मार्ट और क्रिएटिव यूज करके सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव का प्रयास करते हैं। घटना यह थी कि एक बार अमेरिका के सेंट जॉर्ज शहर, जिसे टेक्नोलॉजी हब के रूप में जाना जाता है, वहां मैं भारतीय युवाओं के साथ चर्चा कर रहा था। मैंने उनसे अपील की थी कि वो भारत के लिए अपने टैलेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सोचें और समय निकाल करके कुछ करें। मैंने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की अपील की थी। रायबरेली के 2 आईटी प्रोफेशनल्स योगेश साहू जी और रजनीश वाजपेयी जी ने मेरी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक अभिनव प्रयास किया। अपने प्रोफेशनल स्किल्स का उपयोग करते हुए योगेश जी और रजनीश जी ने मिलकर एक स्मार्ट गांव ऐप तैयार किया है। ये ऐप न केवल गांव के लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, बल्कि अब वे कोई भी जानकारी और सूचना स्वयं खुद के मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। रायबरेली के इस गांव तौधकपुर के निवासियों, ग्राम प्रधान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीडीओ, सभी लोगों ने इस ऐप के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया। यह ऐप गांव में एक तरह से डिजिटल क्रांति लाने का काम कर रहा है। गांव में जो विकास के काम होते हैं, उसे इस ऐप के जरिए रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना, मॉनिटर करना आसान हो गया है। इस ऐप में गांव की फोन डायरेक्टरी, न्यूज सेक्शन, इवेंट्स लिस्ट, हेल्थ सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर मौजूद है। यह ऐप किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है। ऐप का ग्राम मार्ट फीचर किसानों के बीच फेयर ट्रेड, एक तरह से उनके उत्पाद के लिए एक मार्केट प्लेस की तरह काम करता है। इस घटना को यदि आप बारीकी से देखेंगे
तो एक बात ध्यान में आएगी, वह युवा अमेरिका में वहां के रहन सहन, सोच विचार, उसके बीच जीवन जी रहा है। कई सालों पहले भारत छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी अपने गांव की बारीकियों को जानता है, चुनौतियों को समझता है और गांव से इमोशनली जुड़ा हुआ है। इस कारण वह शायद गांव को जो चाहिए ठीक उसके अनुरूप कुछ बना पाया। अपने गांव, अपनी जड़ों से यह जुड़ाव और वतन के लिए कुछ कर दिखाने का भाव हर हिंदुस्तानी के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन कभी कभी समय के कारण, कभी दूरियों के कारण, कभी परिस्थितियों के कारण उस पर एक हल्की सी राख जम जाती है। लेकिन अगर कोई एक छोटी सी चिंगारी भी उसका स्पर्श हो जाए तो सारी बातें फिर एक बार उभर करके आ जाती हैं और वो अपने बीते हुए दिनों की तरफ खींच के ले आती है। हम भी जरा जांच कर ले, कहीं हमारे केस में भी तो ऐसा नहीं हुआ है? स्थितियां, परिस्थिति, दूरियों ने कहीं हमें अलग तो नहीं कर दिया है? कहीं राख तो नहीं जम गई है? जरूर सोचिए। चलिए, तो स्मार्ट गांव ऐप के जरिए डिजिटल क्रांति आई है और 2 युवाओं ने मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार किया है। अभय दुबे जी, जरा एक बात बताइए, युवा तो सरकार का सपना साकार कर रहे हैं, सरकार क्या युवाओं का सपना साकार कर रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, नीरज जी को मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने की। अगर नीरज जी के वो कविता आज बहुत प्रासंगिक मुझको लगती है, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। प्रधानमंत्री जी, बहुत अपेक्षाएं थी आपको देश से। 46वीं बार आपने मन की बात की। आपने युवाओं को और युवाओं की तकनीक से और ब्रेन ड्रेन की बात की। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में आपने जिस एजुकेशन पॉलिसी को निर्धारित करने का मानस बनाया था वो आज तक नहीं लाई गई? बगैर किसी उच्च शिक्षा नीति के देश का युवा कैसे दिशा पा सकता है, बताइए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने की आपने बात कही थी, क्या वो अवसर सृजित हो पाए? आपने किसानों का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी, मगर आज भी किसान, आप जानते हैं 65 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल कम बोई गई है, जबकि आपने ये दावा किया प्रधानमंत्री जी कि मैं खरीफ में समर्थन मूल्य 50% लागत मूल्य से बढ़ा रहा हूं, क्योंकि किसान कह रहा है कि उनको लागत जो है वो धान की अगर 1560 रुपए, तो आप उसको कम करके बता रहे हैं 1150 रुपए। प्रधानमंत्री जी, देश अपेक्षा कर रहा था कि आप, लेकिन सरकार का ये कहना है अभय दुबे जी कि कांग्रेस का जब शासन था तब भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए, किसानों की आज जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं, पहली बार आजाद भारत में हुआ कि अच्छे उत्पादन के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 265 मिलियन टन तक फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था और किसान किसी हद तक इस बात से संतुष्ट था, क्योंकि सरकार की, मोदी सरकार का। चलिए अभय दुबे जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो किसान की दयनीय स्थिति है वो अभी 4 साल में हुई है, उसके पहले तक ठीक थी। और यही सवाल युवाओं के मामले में भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी अभय दुबे जी। इंपोर्ट कर लिया जी। चलिए जवाब हम राजीव जेटली जी से ले लेते हैं। राजीव जी, देखिए, मुझे एक क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की जो मन की बात की शुरुआत करी वो चुनौतियों से शुरू करी थी कि चुनौतियों से किस तरीके से लड़ना है। एक छोटी सी स्टोरी मात्र 30 सेकंड में खत्म करने की कोशिश करूंगा कि थाईलैंड की बात करी माननीय प्रधानमंत्री ने। थाईलैंड के अंदर ही छोटे छोटे बच्चों ने सोचा कि समुद्र के अंदर हम फुटबॉल खेलेंगे, और समुद्र में जब वो फुटबॉल खेलने की बात कहते थे तो अभय दुबे जी जैसे, मैं इनकी उम्र की बात नहीं कह रहा हूं, इन जैसी विचारों के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद उन बच्चों ने उस समुद्र के अंदर छोटा सा लकड़ी का टापू बना के फुटबॉल खेल के दिखाया, और जब वो खेले तो थाईलैंड की नंबर 1 टीम भी बने। बात केवल इतनी है, चुनौतियों से जूझना है, और चुनौतियों से कब जूझना होता है? जब आप नई बातें क्रिएटिव करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज जो दुबे जी अभी बात कह रहे हैं,
हम कहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी है, ये हमारी क्रिएशन है कि गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिले। अब कांग्रेस की बात क्या है, कांग्रेस जाता है और ये पूछते हैं कि उसमें से कौन सा सिलेंडर खत्म हो गया, जो खत्म हो गया आपने भरवाया या नहीं भरवाया। राजीव जी, इस बात के ऊपर भी मैं आऊंगी। जरा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बच्चों की बात तो जरूर की, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार के बालिका गृह में जो बच्चियों के साथ हुआ वो भी एक बड़ा मसला है? अगर वहां के बच्चों की बात हो सकती है तो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है नन्ही बच्चियों के साथ, उसका जिक्र आखिर क्यों नहीं होता है? बिहार के अंदर तो जदयू के साथ आपकी ही सरकार है, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए था? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि हम क्या कहते हैं, हम चुनौतियों में से चुनौतियां ढूंढते हैं, और जो बेकदगियां, जो अनियमितताएं, जिस तरीके की आपने अभी बात मेंशन करी, इस तरीके के हादसों के ऊपर कार्रवाई करना भी सरकार का दायित्व है, जो सरकार अपने कार्य कर रही है। बात मन की बात पर यह हो रही थी कि क्या चुनौतियां हमने स्वीकार करी, किस तरीके से इस देश को बदला और इस देश के अंदर कैसे बदलाव आ सकते हैं। आज मैं इस बात को साथ में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, आपने कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ली, पूरा मौका दिया उन्हें, और अंबिका जी ने भी अपनी बात रखी। बात केवल इतनी हो रही है कि क्या बदलाव किए, और बदलाव के अंदर अगर आप ये ढूंढें कि हम जो सुनते आ रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज देखिए 4 सालों के अंदर आपने ये शब्द किसी के, इस देश के अंदर किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना होगा, जो लगभग आप 40 साल से सुनते आ रहे थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बदल चुकी है मानसिकता, अब लोगों को मालूम है ये देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपना भरोसा जताता है, और मैंने जो सबसे पहले बात शुरुआत करी कि उन बच्चों से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि जब लोग कहते थे देश का कुछ नहीं हो सकता था, तब कांग्रेस कहती थी नहीं हम बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन ये 4 सालों ने दिखाया कि बदलाव कहते किसे हैं। हमने कहा कि मुद्रा योजना के अंदर जो महिलाओं को लोन दिए गए, जितनी महिलाओं को लोन दिए गए उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, ये उन महिलाओं को ढूंढते हैं कि किसको नहीं मिला। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस को अपनी पूरी एनर्जी केवल इस बात के लिए लगानी पड़ती है कि जो ईमानदारी से योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं उसके अंदर खामियां ढूंढी जाए। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप खामियां ढूंढे, हमें बताइए, क्योंकि ईमानदारी के साथ योजना केवल हमारी सरकार पहुंचा सकती है। आपने एक प्रश्न पूछा था कि चलिए अभय दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी थी और अंबिकानंद जी के चेहरे पर भी थी जिस वक्त आप बोल रहे थे, तो जरा इस मुस्कुराहट की वजह भी जान लेते हैं और अभय जी क्या कहना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं। अभय जी, देखिए, आप अगर देखेंगे नियोजित रूप से तो प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम खुद की छवि पर केंद्रित होता है। मुझको एक अवसर बता दीजिए, एक ट्वीट बताइए, 380 सैनिकों की शहादत हो गई, कोई ट्वीट नहीं किया। 70 से अधिक लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई, कोई ट्वीट नहीं किया। कठुआ से उन्नाव तक सरकार बेटियों की अपेक्षा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई। आप कह रहे हैं अपनी छवि तक केंद्रित होता है, थाईलैंड की बात हो रही है। देखिए, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, एक भी बार नहीं। देखिए, सुनिए, राजीव जी सुन लेते हैं, अभय जी को भी सुन लेते हैं। राजीव जी, थाईलैंड में जाके आपने क्या काम किया था ये बताइए हमें। थाईलैंड से बात मुझे बताइए। अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए, और खास करके आज चूंकि हम मन की बात कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी जो बातचीत है उसके इर्द गिर्द ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताइए अभय जी। बिल्कुल, तो देखिए, मन की बात मैं प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा कर रहा था। 4 साल में एक बार उन्होंने कभी किसानों के मन की बात जाननी चाहिए, कभी महिलाओं की 39,000 बलात्कार हो गए बढ़कर के इस हिंदुस्तान में, 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी एक बार प्रत्यक्ष संवाद तो करते। आप ये प्रायोजित कार्यक्रम के तहत संवाद करना बंद कर दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। महिलाओं चलिए आपका कहना है प्रायोजित कार्यक्रम के तहत ही बातचीत होती है, क्योंकि पिछली बार मन के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने किसानों का जिक्र किया था। अंबिकानंद जी, बड़ी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? दोनों ही पार्टियों की बात सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं या कोई दूसरी आपकी हंसी के पीछे राज है? आपके मंत्री फूल माला पहना रहे हैं, एक शब्द आप नहीं कहते। अभय जी बिल्कुल बताइए। मुझे एक दलित बच्ची याद आती है जिसका बलात्कार हुआ और आपके कांग्रेसी नेताओं ने एफआईआर नहीं दर्ज होने दी। चलिए बताइए, क्या बात करते हैं आप? कैसे आप लोग खड़े हो गए उन्नाव में भी? अरे सर, आप लोग शांत रहेंगे तो अंबिकानंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी हम जरा सुन लें। सोनिया गांधी जी हत्या करवा दी गई, उसके कोर्ट में उसके पक्ष में दलील दे रहे थे। कितनी शर्मनाक बात। देखिए, अभी तो फिलहाल आज जो मन की बात कार्यक्रम हुआ है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ पुलिस के ऊपर कि इस दलित राजीव जी बच्ची की एफआईआर दर्ज। देखिए, ये प्रधानमंत्री
राजीव जी और अभय जी अपनी छवि को ध्यान में रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगी इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट ना बनाएं। आपको छवि बनाने के लिए थाईलैंड जाना पड़ता है, आपको छवि निखारने के लिए देशों में जाना राफेल में हजारों करोड़ रुपए निजी कंपनियों को अभय जी ना तो आज राफेल की बात हुई है। अभय जी आज की मन की बात कार्यक्रम में राफेल के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है। जिस मन की बात कार्यक्रम में होगी तब हम आपसे मन की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, अपनी छवि के इर्द गिर्द। राहुल जी सर थोड़ा सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है। अंबिकानंद जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। राजीव जी, अभय जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। बताइए सर। शालिनी जी, जैसा अमूमन टीवी डिबेट्स में होता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपॉलिटिकल बात की, लेकिन फाइनल मुद्दा आ जाता है कांग्रेस और बीजेपी के तू मैं पे। तो यहाँ पे अब राजनीतिक बातें हो रही हैं, तो मैं अपने दोनों मित्रों से एक बात कहूँगा कि अगर हम 2014 का भी आंकड़ा ले तो कांग्रेस और बीजेपी मिल जाए तो भी 50% वोट इस देश में नहीं होते हैं। लेकिन देश इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस। चाहे धर्म की बात हो, सिद्धांत की बात हो या अपॉलिटिकल बातें हो, विश्व की बात हो, ले देकर चर्चा कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट जाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखिए, हम लोग मन की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने आज कम से कम आज राजनीति की बातें नहीं की। हाँ, बहुत सी बात वो कर सकते थे, क्योंकि पिछले मन की बात और आज की मन की बात के बीच में बहुत सारे घटनाएं सुखद और दुखद दोनों हुए हैं। सुखद घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को शाबाशी दी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन दुखद बातों को वो नहीं उन्होंने जिक्र किया। और जाहिर है कि वो एक राजनीतिज्ञ भी है, सुखद बात ही करेंगे। तो इस चश्मे से कृपया हम अपने दोनों मित्रों से कहेंगे कि ये कांग्रेस और बीजेपी की जो कुश्ती चलती रहती है निरंतर इस देश में, इससे ऊपर उठ के बात करें। कांग्रेस और बीजेपी की कुश्ती का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है देश को दिशा देने का। प्रधानमंत्री जी चाहते तो कहते कि मेरे मंत्री ने गलत किया, अपराधियों के गले में माला डाल दी जिसने सड़क पर आकर निर्ममता पूर्वक लोगों की हत्या की। आज ये उदाहरण को दिशा देने के लिए ही। अरे सर, पॉलिटिक्स में ऐसा कब होता है? आप एक बात बताइए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो क्या कभी उन्होंने अपने किसी मंत्री की बुराई की है? निर्धारित कर लेंगे शुरू किया है और आपके लेंस में दरार पड़ गई। राजीव जी, अरे समालोचना सुनिए। चलिए राजीव जी, आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। राजीव जी, अपनी पीठ आप खुद ही थपथपा रहे हैं, तो जरा मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए। राजीव जी, देखिए, थाईलैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों की बात हुई, अभी आपने कहा उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, फुटबॉल का जिक्र आपने किया। अभी फीफा वर्ल्ड कप भी खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जा रही हूँ, एक सीधा सा आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एथलीट का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एकता को बधाई दी उन्होंने, इसके अलावा भी एथलीट्स की उन्होंने तारीफ की और कहा कि इनसे हमें सीखना चाहिए। बड़ा सवाल ये, सरकार क्या कुछ कर रही है? फुटबॉल का जब वर्ल्ड कप होता है, जहां पे पूरा विश्व खेल रहा होता है, वहां पर भारत नहीं होता है, खिलाड़ियों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सिर्फ उनसे हमें सीखना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, इससे तो खेल आगे नहीं बढ़ेगा ना। देखिए, पहले तो हम खेल नीति पे चर्चा कर लेते हैं कि खेल नीति के तहत सरकार ने कितनी सुविधाएं अब खिलाड़ियों को देना शुरू करा है। जो खिलाड़ी पहले बसों में घूमा करते थे और बसों में भी सीढ़ियों पर बैठकर उन्हें चलना पड़ता था, उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं। अभी अभय जी ने बात करी, उस टाइम आपने मुझे बीच में रोक दिया था। क्या सुविधाएं दे दी? चुनौती देता हूं। अरे ये बस यही एक परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। फसल बीमा योजना की बात करें, ये बहुत अच्छी लगती है ऐसी शाब्दिक अभिव्यक्ति। वास्तविकता के धरातल पर देखिए, डिलीवरेबल्स नहीं है, हमारी सरकार काम नहीं है, सिर्फ भाषण तक सीमित है, वक्तव्य और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। बात करें, बताइए ना, है क्या एजुकेशन? कितनी शर्मनाक बात है जिस देश के पास अपनी शिक्षा नीति नहीं हो, जेटली जी, वो युवाओं का कैसे मार्ग प्रशस्त कर सकता है? बताइए तो सही। देखिए, हम छठे नंबर, इतिहास साक्षी है। बहुत आप सेना को ओन करते हैं, 62 के बाद सबसे कम स्तर पर सेना जीडीपी के लेवल पर। देखिए, समाज से पुरानी कुप्रथाओं को खत्म करें,
ये अभी हम टीवी पर दिखा भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बात भी कही है। तो ये भी जो पुरानी कुप्रथा चली आ रही है दोनों ही पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप करना, जरा इसे भी खत्म कर देना चाहिए, नहीं राजीव जी? नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये समालोचना है, ये सुनना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। क्या कहा कांग्रेस? जब से सरकार में आए हैं कान बंद कर लिए इन्होंने, सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। अगर अच्छी चीजों को आत्मसात करना प्रारंभ करते, चलिए, मुझे लगता नहीं है मेरे कुछ भी कहने का राजीव जी और अभय जी आप दोनों के ऊपर ही कोई फर्क पड़ने वाला है। अंबिकानंद जी, एक छोटा सा आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा शुरू में ही आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की, जो पुराने हमारे साधु संत हैं उनका जिक्र करना, जिन लोगों को हम भूलते चले जा रहे हैं उनका जिक्र करना, जिन प्रथाओं को हम भूलते जा रहे हैं उन सभी का जिक्र करना, इसमें लगता नहीं मुझे कि कोई दोष है। पंढरपुर महाराष्ट्र का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोलापुर जिले का यहां पर उन्होंने जिक्र किया। पंढरपुर वारी अपने आप में एक बहुत अच्छी और अद्भुत यात्रा है ये कहा। मेरे ख्याल से देश में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन तमाम बातों को नहीं जानते होंगे। तो हर बार मन की बात के जरिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अच्छी चीज बता रहे हैं और सामाजिक मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो इसमें बुराई क्या है? क्यों खराब लगना चाहिए कांग्रेस को या किसी भी विरोधी पार्टी को? देखिए, जहां तक उन्होंने संतों की बात की, पंढरपुर की बात की, संत तुकाराम की बात की, तो इसमें कोई खराबी नहीं है और देश को इसकी इन चीज़ों की जानकारियां होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पंढरपुर से शुरू करके उन्होंने बात फिर तिलक पे लाया और सरदार पटेल पे लाया। मेरे ख्याल मेरे कांग्रेस के मित्रों को खुश होना चाहिए कि तिलक भी एक कांग्रेसी थे, सरदार पटेल वो बड़े कांग्रेसी थे। तो अब तिलक के बारे में लाल बाल पाल की तिकड़ी कही जाती थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये कांग्रेस के गरम दल के नेता हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री जी अगर महिमा मंडल उदाहरण प्रस्तुत कर देती है भारतीय जनता पार्टी आज, एक उदाहरण पर एचवी अंबिकानंद जी जो कह रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर आप पॉलिटिकल डिबेट की ओर जा रहे हैं। माफ करें, देखिए अभय जी, शालिनी जी एक बात सुन लीजिए। चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है और मुझे लगता नहीं है कि इस बात का कोई भी निराकरण होने वाला है, क्योंकि अभय जी और राजीव जी ये मान करके आ जाए कि उन्हें पॉलिटिकल डिबेट ही करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए, और अंबिकानंद जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही, देश के लोगों के मन की बात जानने की कोशिश भी की। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।